ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰੀ डॉक्टर रुचि लुम्बा मेरा मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। आज विशेष आज सेमिनार करा रहे हैं, कैसे वर्कशॉप है एक, क्या लगता है हिंदुस्तान में अभी कुछ ऐसी बीमारी है, पूरे वर्ल्ड की बात भी कर लेते हैं, कुछ ऐसी बीमारी जब अभी उसका हल नहीं निकला या उसका कोई सिम्टम्स या मिल जाते हैं लेकिन उसका इलाज नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, अभी भी ऐसा है। रिसर्च जो है वो ग्रो कर रही है और आप देखिए किसी भी ग्रोथ का जो बैकग्राउंड होता है वो रिसर्च होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मेडिसिन हो। किसी भी फील्ड में अगर हमने ग्रो करना है तो रिसर्च फॉर्म्स द बैकबोन। हम बिना रिसर्च के बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकते। आप कंट्रीज़ की एग्जांपल ले लो, जो कंट्रीज़ हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इसीलिए बिकॉज उनकी रिसर्च बहुत आगे है। तो इसीलिए हम लोग CMC में अपने सारी फैकल्टी, अपने स्टूडेंट्स और अपने स्टाफ के अंदर ये कल्चर प्रमोट करने के लिए, ताकि वो रिसर्च में बहुत एक्टिव हों, ये एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है केयर्स, क्रिसमेट एनुअल रिसर्च एजुकेशन सिम्पोजियम। ये 2014 में शुरू हुआ था, तब से हम लगातार कर रहे हैं और ये 6th केयर्स प्रोग्राम है। कोविड के आने के कारण थोड़ा सेटबैक मिला, हम दोबारा आए हैं इस बार, और इस बार ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। इस बार हमने इसको सिर्फ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में ही नहीं रखा, इसको हमने पूरे इंडिया में ओपन कर दिया। और हमारे पास जो इस समय पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो ऑल ओवर नॉर्थ से आए हैं, दिल्ली तक सभी मेडिकल कॉलेजेस, पंजाब के सभी मेडिकल कॉलेजेस से अपनी अपनी रिसर्च को पोस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस समय करंटली राइट नाउ 6 हॉल्स में प्रेजेंटेशंस चल रही हैं एंड ऑल हॉल्स के अंदर बहुत नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। लंच टाइम तक कंटिन्यूसली हमारी प्रेजेंटेशंस चलेंगी। हमारे जो जजेस हैं वो सिर्फ CMC से नहीं हैं, बाहर से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसके अंदर लोगों को इनकरेज करने के लिए और जजमेंट को बिल्कुल ही, ताकि उसमें कोई बायस ना हो, वो रखने के लिए पार्टिसिपेंट्स का नाम नहीं है, उनकी एफिलिएशंस नहीं है, उनको कोड नंबर्स दिए हैं ताकि जजेस को बिल्कुल पता ना चले कौन कहाँ से है, ताकि हम बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि निष्पक्ष जो है हम जजमेंट कर सकें। ऐसा देखते हो, अगर आज से पहले 80 दशक की बात कर लेते तो इतनी बीमारी नहीं थी, कुछ भी ऐसी बीमारी थी। क्या लग रहा आज के दौर में हम बेशक मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी, नई टेक्निक भी हमारे पास आ चुकी मशीन की, क्या लग रहा है क्या वहाँ पर हमारा क्या खाने का लाइफस्टाइल बदल गया, रहने का लाइफस्टाइल चेंज हुआ, इससे लगता है आपको ज़्यादा बीमारी फैल गई है या कैसे? बिल्कुल, एक्चुअली जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी एडवांस हुए जा रहे हैं। जिस तरह से हम नई खोजें कर रहे हैं और नए तरीके और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर रहे हैं, वो भी नए तरीके ईजाद कर रहे हैं कि हमारे जो हथकंडे हैं उनके अगेंस्ट बीमारी को कंट्रोल करने के, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। आप देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है कोविड-19 की। हमारा इतना कुछ करने के बावजूद भी कितनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई और इस एक वायरस ने किस तरह सारी दुनिया हिला दी। तो सिर्फ हम ही ग्रो नहीं कर रहे, ये ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली जीत तो रिसर्च की ही होगी। इसलिए हमारा ये एंडेवर है कि नई नई रिसर्चेस करते रहें और उसको हम डिस्प्ले करते रहें ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। आज के दौर में अगर बात की जाए, अगर आप नई रिसर्च बिल्कुल देश के, जब ये भारत देश के डॉक्टर काफ़ी एडवांस चल रहे हैं, टेक्निक नहीं आ रही है, क्या लग रहा है आपको इस बार जो मेडिकल साइंस में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका अभी हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और उसका इलाज के लिए उसकी डोज भी ढूंढ रहे हैं? देखिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो इस समय हमारे लिए या तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं या कैंसर है। जितना हम कैंसर में आगे बढ़ रहे हैं और जितना हम मॉलिक्यूलर लेवल तक चले गए हैं, उतना ही कैंसर फैलता भी जा रहा है, उतना ही ज़्यादा केसेस आगे भी आ रहे हैं। तो ये एक फील्ड है जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी गुंजाइश इसमें है। तो इसलिए हम सब लगे हुए हैं ताकि हम नई नई चीज़ें ईजाद कर सकें, ताकि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस और कैंसर से इजाद पा सकें। क्या एडवाइस है आज के दौर में जो लोगों का खाने का लाइफस्टाइल चेंज हुआ, रहने का लाइफस्टाइल है, और ज़्यादा वर्किंग ज़्यादा हो चुकी है, वर्किंग वूमन भी ज़्यादा हो चुकी हैं, क्या लगता है आज के दौर में?
देखिए, मेरी एक ही सलाह है कि जितना मर्जी हम आगे निकल जाएं, लेकिन जो हमारे ग्राउंड प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे पूर्वजों से आए हैं, अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सोने पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए और हेल्दी फूड। अपनी रसोई में बना हुआ खाना कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद आउटसाइड फूड। अब इतने जॉइंट्स बाहर आ गए हैं, हम लोगों का इतना खाना बाहर का और फास्ट फूड में हम चले गए हैं कि दिस इज़ फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ऑल द डिजीजेस। सो मेरी तो सबसे यही रिकमेंडेशन है कि जो हमारे पूर्वजों ने किया, उसके पीछे एक साइंस थी, उसको अप्रिशिएट करें। सिंपल सादा घर का बना खाना, पौष्टिक, गुड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज साथ में, इसके साथ साथ हम जिस तरह बढ़ रहे हैं वो बढ़ते रहें। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਚੂ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਚੂ ਲੂੰਬਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ लुधियाना सीएमसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर जयराज पांडियन सर कैसा देखते हो आज के दौर में बेशक देश भर के डॉक्टर खासकर भारत के डॉक्टर काफ़ी विदेशों में इनकी डिमांड रहती है, रिसर्च चल रही है, फिर भी ऐसी कई बीमारियां जिसकी अभी भी रिसर्च चल रही है। क्या लगता है क्या हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगा खाने का और रहने का? ऐसा जो आजकल तो इतने नए नए बीमारी हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और भी जो इन्फेक्शन की नए नए वायरस की इन्फेक्शन आती है। तो इसलिए मेडिकल रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जो आज का जो इनिशिएटिव है ये 6th रिसर्च सिंपोजियम है सीएमसी की। पहले 2015 में हमने स्टार्ट किया था ये इनिशिएटिव, बीच में कोविड की वजह से हमने कर नहीं पाया। बट इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, एलाइड हेल्थ स्टाफ, वो सीएमसी जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट, सबको ये अपॉर्चुनिटी है जो भी रिसर्च उन्होंने किया है वो प्रेजेंट करने के लिए आज। तो इस साल क्या हमने एक और भी कुछ नए चीज़ हमने इंट्रोड्यूस किया है। पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस को भी हमने इनवाइट किया, काफ़ी लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं आज। वो जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी भी आज प्रेजेंट कर रहे हैं और भी पंजाब के बाहर भी 2-3 कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं। सो इसमें क्या है मेडिकल रिसर्च में फ़ायदा क्या होगा, एटलीस्ट इसमें 150 से ज़्यादा जो रिसर्चर्स आज प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें एटलीस्ट कम से कम 10-15 रिसर्च बहुत अच्छा है। तो फिर ये वो अगले स्टेप होता है फंडिंग के लिए और भी कुछ प्रैक्टिस भी चेंज हो सकता है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये मेडिकल रिसर्च। आज के जो देश का जो हेल्थ कंडीशन में हम देखेंगे तो फिर हर मेडिकल कॉलेज को भी ऐसा चीज़ होना चाहिए, फिर हम देश बढ़ेगा। जो भी बीमारी है उसका हम इलाज भी नए इलाज हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेशक मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस है, नई तकनीक भी लगातार रिसर्च हो रही है। आज फिर भी आज के दौर में क्या कौन सी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जो अभी मेडिकल साइंस पर रिसर्च कर रही है? नहीं, आजकल क्या है टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, इसमें काफ़ी डिस्कशन और रिसर्च चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं और क्रिटिकल कंडीशंस,
आईसीयू में पेशेंट्स एडमिट हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है क्या ये कब इनकी प्रॉब्लम एकदम बढ़ सकता है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम तो क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़ायदा क्या है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो ये आजकल जो मेडिकल साइंस में जो रिसर्च है 40-50% है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो ये सिंपल चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिमोट एरिया में, कोई रूरल एरिया में स्कैन है और रिपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर टेली मेडिसिन से, टेली रेडियोलॉजी से 15 और मे बी 100 किलोमीटर उस एरिया से रेडियोलॉजिस्ट डिजिटल स्कैन और एक्सरे वो देख के रिपोर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ये काफ़ी स्पेशलिटीज़ में वो उसका यूज़ बढ़ रहा है। सो प्रोबेबली जो फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी। आज के दौर में मैं वही बात कर रहा, मेजर कौन सी क्रॉनिक डिजीज़ है, कैंसर है या कोई और है? देखिए क्रॉनिक डिजीज़ेस है, उसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नंबर 1 है हार्ट अटैक, नंबर 2 स्ट्रोक, नंबर 3 कैंसर, और बाकी जो किडनी प्रॉब्लम है, लंग प्रॉब्लम है, और मेंटल हेल्थ भी है उसके साथ होती है। ये सो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी प्रॉब्लम की नंबर 1 कारण है ब्लड प्रेशर, वो नंबर 2 शुगर। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ, ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਖਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਓਬੈਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ कारण की है, लक्षण की होंगे मोटापे आते, गलबात करें डॉक्टर रोमा सिंह ने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज के दौर में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हुआ, क्या बात है कि महिलाओं से ज़्यादा जो मेल है काफ़ी मोटापा घेर लिया और पोजीशन ये आ चुकी है जो लोग हैं हम खास करके जो मेल हैं वो हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर अपने ऑपरेट कराते हैं और कभी कभी ऐसे हमें बात भी सुनने मिली वो डेथ केस भी सामने आए। क्या कारण, क्या मोटापा कैसे होता है? मोटापा का कारण सबसे पहला तो हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हम जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से हमारा घर में सिस्टम चलता है, सबसे पहला कारण तो वही होता है। दूसरा कारण ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज ना करने का कारण ये है कि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हम लोग के पास टाइम ही नहीं है कि हम बाहर निकले और एक्सरसाइज करें। तीसरी जो बात है वो ये है कि हम अब एक्सरसाइज करने के अलावा पहले हम लोग पहले के टाइम में पैदल चलते ज़्यादा थे, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। आज के टाइम पे क्या है कि हम सबके पास में 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स होते हैं तो हम उसकी तरफ ज़्यादा रुख रखते हैं कि हमें चलना ना पड़े, हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि किसी के पास में आजकल टाइम नहीं है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। हम घर में भी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, चाहे हम खाना खा रहे हो चाहे हम कुछ भी हो, हमारे पास फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। सो ये सारा है, इन एक्टिविटी के कारण से ये सारा काम जो मोटापे का है वो काम ख़राब इस वजह से हो रहा है। क्या इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं जब मोटापे, हमें कैसे पता चलता है एक इंसान को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, ज़्यादा आज के दौर में बच्चे भी, चाहे वो लड़कियां लड़के, काफ़ी मोटापा आ रहा है। क्या उनका खाने का ढंग, या आपने पहले बात की एक्सरसाइज का, या पेरेंट्स उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है घर में
वो एक्चुअली में जो ओबेसिटी है वो फैमिली में एक तरीके से चलती है। तो घर का जो लाइफस्टाइल पेरेंट्स का ही ऐसा बन जाता है कि वो घर में खाना ही ऐसा बनाते हैं और या फिर ज़्यादा फैट की तरफ होते हैं। और आजकल एक जो फास्ट फूड का जो चलन चल पड़ा है उस वजह से भी एक बहुत मेजर कारण बन गया है कि बच्चों के पास में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो एक फ़ोन घुमाते हैं और सब चीज़ें डोर स्टेप पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हाई फैट वाली होती हैं, क्योंकि जिसने सेल करना है उसको आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं है, अब उसको सिर्फ सेल करना और पैसे कमाने से मतलब है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हम पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों की तरफ हम ध्यान दें और उनको वो खिलाएं जो उनके लिए सेहत के लिए हानिकारक ना हो और उनको एक्चुअली में नॉर्मल उसका वेट को मेंटेन करके रखें। और बच्चों को भी हमें ये सिखाना है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। स्कूल में भी पहले हम खेलते थे, अभी हम बचपने में घर में भी जब थे हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो हम बाहर का रुख देखते थे, हम गार्डन में जाते थे, फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज होते थे और इस वजह से हमारा वेट अच्छा रहता था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पहले ज़्यादा होती थी। हमारे जितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 100 या 100 साल से थोड़े से ऊपर तक जीते थे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती थी। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो पोल्यूशन है, जो आबो हवा है, वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें जो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बोलते हैं, लंग की डिजीज़ बहुत कॉमनली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जो है एनवायरनमेंट में है और उस पोल्यूटेड एयर को जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से रखें। ये एक मोटापा जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की तरफ वो है का ही एक एग्जांपल है, अलॉन्ग विद जो डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, लिवर डिजीज़ है। खाने की हैबिट हमारी इतनी पुअर होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और फिज़िकल एक्टिविटी ना होना। आज का दौर में जैसे आपने बात की, हमने एक्सरसाइज, हम फिज़िकल एक्टिविटी का कम हो गई है। ज़्यादातर जो वर्किंग वोमेन है, लड़कियां हैं या मेल हैं, वो ज़्यादातर सुबह जाते हैं 10 बजे जाते हैं, शाम को 5-7 बजे जाते हैं, उसके बाद फिर वही मोबाइल में लेकर घर में बैठ जाना, एक्सरसाइज नहीं। क्या उस दरमियान कुछ ऐसा समय होता है या उनको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनका थोड़ा लाइफस्टाइल में, उनकी थोड़ा बॉडी में कुछ एक्सरसाइज होती है? जो काम है, जो प्रोफेशन है, उसको तो हम छेड़ नहीं सकते हैं ज़्यादा, बट उसके अलावा हमको थोड़ा सा कम से कम जो हम रेकमेंड करते हैं वो 45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई जिम ज्वाइन करने की या कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने की। आप 45 मिनट का टाइम अपने लिए निकालें। यदि कोई बोलता है, मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स, वो लेडीज़ आती हैं, वो बोलती हैं कि हम तो घर का सारा काम करते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं है, वो बीइंग एक्टिव है आपको अपने लिए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करने के प्लानिंग से दिमाग में लेके चलते हैं तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं, जिनको कि हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए टाइम निकाला है। और आप 45 मिनट की एक हैबिट बना लीजिए, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो चाहे जो भी काम होए, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको एक्सरसाइज के लिए अपने आप कि अपना जो हमारा टाइम स्केड्यूल है उसके हिसाब से 45 मिनट का टाइम निकालना है, चाहे वो सुबह आपको सूट करता हो, चाहे शाम को सूट करता हो। वेदर कंडीशन को देखते हुए यदि समर है तो सुबह 9 बजे से पहले पहले हम कर लें, और यदि विंटर टाइम है तो भी सुबह का टाइम ही अच्छा रहता है। बट ज़्यादा ठंड में भी बाहर निकलना स्ट्रोक वगैरह को इनवाइट करने वाली बात हो सकती है। सो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा सर्दी में आप एक्सरसाइज करने ना निकलें। मैंने पहले बात की, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं स्टार्टिंग में? क्या सिम्टम, मतलब एक मेल को या फीमेल को कैसे पता चलता है भी हमें मोटापा आने वाला है? एज सच वैसे सिम्टम आपको इनिशियली पता नहीं चलता है, क्योंकि मोटापा जो है ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। सो जैसे थोड़ा सा मोटापा एक लिमिट से बाहर जाने लगता है, उस समय आपका सांस फूलना, जोड़ों में दर्द होना या ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको लिवर में फ़ैट का जमा होना, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, ठीक है, वो सब होने शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे चांसेस, जैसे ही थोड़ा बहुत आपको सांस फूलना ऐसा कुछ लगने लगता है, या आपके सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आपके कपड़े जब टाइट होने लग जाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपका वेट पुट ऑन हो रहा है। उसी समय ये नहीं कि वेट कर रहे हैं कि जब हम हमारा बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसको हम हाइट वेट लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि तो वो 25 के ऊपर पहुंचने लग गया है
तो फिर आपको यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, और साथ ही वहाँ पे एक्सरसाइज करो। और ज़रूरत नहीं है कि आप थोड़ी सी यदि वेट बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर की तरफ या हॉस्पिटल की तरफ जाएं। किसी डाइटिशियन को मिले, अपना डाइट प्लान प्रॉपर्ली बनाएं और उसके हिसाब से ही आप चलें। नहीं तो यदि ये यहाँ पे ही नहीं रोकी जाएगी तो फिर ये आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर देता है। सो आजकल जो ओबेसिटी है वो एक ना करो रूट कॉज है, बहुत सारी डिजीज़ का एक रूट कॉज है, जिसमें सबसे पहले तो फैटी लिवर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे डायबिटीज़ है, यदि वो कंट्रोल ना हुई, क्योंकि वेट पुट ऑन हो रहा है, जितना शरीर में फ़ैट इकट्ठा रहेगा उतना ज़्यादा हमारे जो शरीर का इंसुलिन है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, उसको रोकेगा। सो पूरी कोशिश रहना चाहिए कि वेट आपका नॉर्मल के अंदर ही अंदर रहे, जो आपका नॉर्मल सजेस्टेड है। जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वो हाइट के हिसाब से वेट वो कैलकुलेट हो जाता है। आपने यदि अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में ली, मान लो एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो उसमें से आपको सिंपली 100 माइनस करना है, और जो बैलेंस बच रहा है ऑब्वियसली 60 बच रहा है यहाँ पे, तो वो आपका आइडियल बॉडी वेट है। उसके आसपास ही रहें, थोड़ा सा 1-2 किलो ऊपर नीचे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये इंडिकेशन है कि आपका वेट बढ़ रहा है और आप उसको समय रहते कंट्रोल कर लें। और जब ऐसे ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो आपको ध्यान में देना है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरवेंशन आपको करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों में देखा गया जो बड़े घराने के लोग हैं, मोटापा ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो एक लाइफस्टाइल, उनकी सेल्फ एस्टीम को फ़र्क पड़ता है। वो देखते हैं भी शायद कुछ फ़र्क पड़ गया है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वो ऑपरेट कराने देते हैं। काफ़ी डेथ केसेस पीछे हमने काफ़ी सुने। क्या ऐसे ऑपरेट कराना क्या इंसानी ज़िंदगी के लिए जायज़ है? जी, जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी। सो उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा जो स्टमक है उसका साइज़ को कम कर दिया जाता है। सो जितना साइज़ उसका नॉर्मली होता है उससे कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा खाना खा के पेट भर जाता है। बट ये एक लास्ट रिज़ॉर्ट है, सर्जरी कराना एक लास्ट रिज़ॉर्ट है। जब आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तभी आप बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाएं, न तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं। जैसे आपने भी बोला कि लाइफ थ्रेटनिंग भी ये हो सकता है, और जो नेचर है उसके साथ में जब आप खिलवाड़ करते हो तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा। सो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप बैरियाट्रिक सर्जरी जब तक आपके लिए मस्ट नहीं हो जाती या डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं कर देते हैं, आप उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकती है। आज के दौर में क्या आप एडवाइस कर रहे हो लोगों को, खास करके मेल की बात की रहे लोगों में, ज़्यादातर मेल लोगों में ज़्यादा ये ओबेसिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दिनचर्या ऐसे बन गई है, लाइफस्टाइल बिजी हो गया उनका, खाने का वही ज़्यादा। पंजाब की बात है, पंजाब में लोग खाना, जैसे आपने बोल गए, बाहर का खाना, होटल का खाना ऑनलाइन करते हैं, डोर स्टेप फूड मिल जाता है उनको, और फिर अल्कोहल या शाम को बैठकर वो अल्कोहल का या शराब पीते हैं, तो उसका भी शरीर पर काफ़ी असर पड़ रहा है। अल्कोहल कंजम्पशन जो है ना वो अपने आप में हानिकारक है, उसकी वजह से लिवर डिसऑर्डर्स होना बहुत लाजमी है ही है। सो अल्कोहल जब कोई कंज्यूम करता है तो 1 ग्राम अल्कोहल आपको 7 कैलोरीज दे देता है, और वो 7 कैलोरीज जो होती हैं वो सिंपली कैलोरीज होती हैं, उसमें आपको कोई और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होता। सो वो हार्मफुल तो होना ही होना है। दूसरी बात, जो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है वो सिर्फ अल्कोहल नहीं ले रहा होता है, उसके साथ में कुछ खा भी रहा होता है, या चिप्स होगा या नॉन वेज होगा, पनीर होगा, कुछ होगा जो कि अपने आप में हाई कैलोरी हैं। सो एक आपने 7 कैलोरीज पर ग्राम अल्कोहल से ले ली, दूसरी तरफ आपने जो खाया उससे आपको कैलोरीज मिल गई, उसके बाद फिर आप खाना भी खाते हो। सो वहाँ पे एडिशनल कैलोरीज का इंटेक वहाँ पे हो रहा है। सो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और उस वजह से जब मेल्स का आप देखोगे तो जो वेट पुट ऑन होता है ना वो पेट के आसपास होता है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी अपने आप में लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि हमारा जो पेट के आसपास जो फैट जमा होता है, सो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो हमारे पेट के अंदर ही है, मतलब पेट के अंदर नहीं है, सॉरी, विसरल कैविटी में है। सो विसरल कैविटी में एक्सेस फैट का होना का मतलब ये है कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, इनके आसपास जितना अधिक फैट जमा होगा वो उतना ज़्यादा हानिकारक होगा।
सो इसलिए कोशिश ये रहे कि आप अल्कोहल का कंजम्पशन यदि ना करें तो बहुत अच्छा है, बट ओकेजनली कभी हुआ तो उसमें भी थोड़ा लिमिट रखें कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी कैलोरीज को ऐड ऑन करता जा रहा है और वो कैलोरी आप एक्सरसाइज नहीं करके उसको बर्न भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो शरीर में जाके फैट के रूप में जमा हो गई होगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि अब एक्सरसाइज के लिए अपना 45 मिनट्स का टाइम निकालें, डिसिप्लिन रहें खाने में, और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट नाइट डिनर होना, खाना खा के सीधा सो जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि वेट पुट ऑन हो गई होगा। और रात का मील नॉर्मली जो होता है, क्योंकि फैमिली घर में होती है तो वो सब एक साथ बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा ओवर ईटिंग भी हो जाती है क्योंकि सब इकट्ठे हैं तो वैरायटी भी बन जाती है। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि जो भी खाएं लिमिट में खाएं। आप किसी चीज़ को अब्यूज़ करने लग जाते हो, लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अल्कोहल अब्यूज़ होता है, सिर्फ अल्कोहल नहीं अब्यूज़ होता है, हर एक फूड अब्यूज़ होता है। जैसे मैं एक सवाल इसमें और ऐड करना चाहता जी हूँ सर। इसमें। लाइक ठीक है, खाने में लेट आवर बोला भी, फैमिली इकट्ठी होती है आजकल। क्या लगता है इस अगर हम खाना खाते हैं, चाहे मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की बात की, लंच की बात की या डिनर, खासकर डिनर की बात करें तो फैमिली इकट्ठी होती है, तो क्या हमें उस अपने लाइफस्टाइल में रोज़ाना खाने में क्या हमें ऐसा ऐड करना चाहिए जिससे हमारे मोटापे में ज़्यादा फर्क ना पड़े? जी सर। सो उसमें यह है कि फैमिली साथ में है तो आपका एक तो सबसे पहले बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें आपका कोई सीरियल ग्रुप जैसे चावल या रोटी हो सकता है। अब रोटी के ऊपर घी ना लगाइए, वहाँ पे थोड़ी कैलोरीज कट डाउन हो जाएंगी। एक प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, चाहे वो दाल हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेज हो, वो उनकी लाइफ्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट उसको बनाने का भी तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खूब तेल घी डाल के ना बनाएं। कम से कम, आजकल एयर फ्रायर बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, कम से कम तेल में अच्छा खाना उसमें बन जाता है। सो एक तो हो गया हमारा सीरियल का ग्रुप, एक प्रोटीन का ग्रुप, और सारा का सारा पेट हमने कैलोरीज और प्रोटीन से नहीं भरना है, हमको अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी उतना ही अमाउंट ऐड करना है, ताकि उससे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इनसे हमें माइक्रो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हमें कैलोरीज नहीं मिल रही होती, पेट ज़रूर भर जाता है पर कैलोरीज नहीं मिलती है। सो वो एक तरीका है वेट को मेंटेन करके रखने का कि आप लिमिटेड कैलोरीज ले रहे हो बट आपका पेट भर जा रहा है। सो आप वहाँ पे थोड़ी सी कैलोरी कट डाउन कर लेंगे, और कोशिश ये करें कि खाने के बाद थोड़ा सा बैठें, थोड़ा सा चहलकदमी करें, इधर उधर बाहर घूमें, यदि आसपास जगह है कम से कम 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा चल के आए। ये नहीं कि खाए और सीधा या तो टीवी के सामने बैठ गए या फिर आप सो गए सीधा। सो ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे जो है वो है ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट आपका हमेशा सब्सटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि वो आपका वेट को पुट ऑन होने नहीं देगा। यदि आपके ब्रेकफास्ट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, वेजिटेबल प्रोटीन प्रेफर्ड है, तो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। पर वही यदि आपने सिंपली एक वो सिंपल सा कुछ खा लिया और वो उसमें प्रोटीन कुछ भी नहीं था, आपको 2 घंटे के बाद में तुरंत भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो फिर आप खाएंगे तो ऑब्वियसली वेट पुट ऑन होगा, क्योंकि अब आप जॉब पे जा चुके हैं, वहाँ पे आपका ज़्यादा एक्सरसाइज का चांस है नहीं। सो ब्रेकफास्ट हमेशा सब्सटेंशियल होना चाहिए, और ये ओवरनाइट की फास्टिंग के बाद हो रहा होता है, इसलिए भी एक ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट ज़रूर खाना है। बहुत लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। स्किप करने से क्या होता है, फिर उनको 10-11 बजे के करीब ज़ोर से भूख लगती है, और उस समय जो मिल जाए वही अच्छा होता है। सो वो फिर ओवर ईटिंग करते हैं, वो भी एक कारण है कि वेट पुट ऑन हो जाता है। सो इसलिए ध्यान रहे कि ब्रेकफास्ट हमेशा आपका अच्छी मात्रा में और अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लो फैट, लो कैलोरी वाला एंड हाई प्रोटीन वाला। बहुत शुक्रिया आपका। सो ਇਹ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਓਬੈਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਨਾਲ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਉਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਾਂ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਕਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ,
ਚਾਵਲ, ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅਗਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬॉबी ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।